नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राधे अकेडमी पर। और मैं हूं रोहित कुमार। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो स्वास्थ्य के बारे में बताई गई थी कि स्वास्थ्य कैसे सही रह सकता है, उसके बारे में चर्चा हुई थी। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सामान्य जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं, और वो काफ़ी आपको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे प्लाज्मोडियम, मलेरिया है, सामान्य जुकाम है, टाइफाइड है। शायद आप पिछली क्लास में टाइफाइड को पढ़ चुके हैं। निमोनिया, टाइफाइड, फील पाँव और काफ़ी अन्य बीमारियां जो हैं जो सामान्य तौर पर होती हैं, जैसे कि वाउचेरिया है। तो इनका आप अध्ययन करेंगे। और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग जो चैप्टर है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम के नाम से भी जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि मलेरिया दो जगह कंप्लीट होता है। एक तो पहला, मनुष्य जब मच्छर काटता है मनुष्य को, तो प्लाज्मोडियम है वो मनुष्य के अंदर चला जाता है ब्लड में, और ब्लड से सीधा कहाँ पहुंचता है, उसके लीवर में ये रेड ब्लड वेसल्स में ये पहुंचता है, और अपनी अलैंगिक जनन की क्रिया के थ्रू वहां पर काफी प्लाज्मोडियम बना देता है। फिर क्या होता है कि दोबारा से जो पीड़ित व्यक्ति है उसको काटने पे दोबारा से जब वो काटता है तो वो उसकी चोंच में लग जाता है क्या, प्लाज्मोडियम। जब वो किसी अन्य व्यक्ति को काटता तो उसे मलेरिया हो जाता है। इस तरीके से मलेरिया फैलता है। अब इसमें अब लाइफ साइकिल्स पढ़ेंगे कि इसकी लाइफ साइकिल्स कैसे बनती है, कि कैसे बनेंगे, और प्लाज्मोडियम को फैलाने का काम कौन करता है। इसमें एक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है, वो इसका भाग होता है, लेकिन दो जगह कंप्लीट होता है, मनुष्य के अंदर और एक मानव के अंदर, वो मनुष्य के अंदर और मच्छर के अंदर। तो देखते हैं, आज पढ़ेंगे प्लाज्मोडियम या मलेरिया के बारे में। पहले कुछ समय पहले जो थे, मलेरिया से बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तब कुनैन की गोलियों का सेवन किया। कुनैन मच्छर मारने के लिए, उनको बचाव के लिए कुनैन का इस्तेमाल किया जाता था। अब जब समय बदला तो इसमें एक गोली का ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की, जो कुनैन वगैरह से बनाई जाती है, उसी के प्रभाव से उसका भी सेवन किया जाता है। तो देखते हैं ऐसे देखिए, ये प्लाज्मोडियम लिखा हुआ है। मलेरिया रोग को सब जानते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मलेरिया को न जानता हो। यह प्लाज्मोडियम नामक रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआन के संक्रमण से होता है। कैसे होता है? एक प्लाज्मोडियम जो एक रोग है, वो परजीवी प्रोटोजोआन के संक्रमण के कारण होता है, और जिसे फैलाने का काम कौन करता है? एनाफिलीज मच्छर की मादाएं जो हैं, वो भी मच्छर की मादाएं प्लाज्मोडियम की वाहक होती हैं। कौन होती हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है कि एनाफिलीज जो मच्छर है वो की मादाएं जो हैं प्लाज्मोडियम की वाहक का कार्य करती हैं। इससे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती हैं। ये क्या है? इससे क्या हुआ, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की 4 जातियां पाई जाती हैं। मनुष्य में जो ये टेस्ट हुए हैं उसके आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार की जातियां पाई जाती हैं। किसकी? प्लाज्मोडियम की, जो कई प्रकार की मलेरिया रोग उत्पन्न करती हैं। अच्छा, जो लगभग में 4 प्रकार की जो जातियां पाई जाती हैं, वो कई प्रकार के मलेरिया रोग को उत्पन्न करती हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल। इसमें सबसे अधिक वाइवैक्स से अधिक ये लिखा है सबसे अधिक वाइवैक्स पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? वाइवैक्स। पहली बात तो ये समझिए, ये मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलाई जाती है। इसमें एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाने का जो कार्य करती है
वो मच्छर के द्वारा मादा एनाफिलीज के द्वारा होता है। और ये प्लाज्मोडियम जो है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मैलारी, प्लाज्मोडियम ओवेल। और इनमें 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 सबसे अधिक वाइवेक्स पाया जाता है। ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि प्लाज्मोडियम या मलेरिया की लाइफ साइकिल्स के बारे में हमें बताइए, या मलेरिया कैसे होता है। तो देखिए, क्योंकि इससे आपका पूरा क्लियर होगा कि मलेरिया का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल्स है, वो होती कैसे है। देखिए, प्लाज्मोडियम का एक जीवन चक्र प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जटिल होता है। इसमें कई अवस्थाएं होती हैं। इसका कुछ भाग मनुष्य के अंदर तथा कुछ भाग एनाफिलीज के शरीर में पूरा होता है। कहने का मतलब है कि जो प्लाज्मोडियम बनने का जो कार्य है, कुछ तो फर्स्ट होस्ट जैसे कह सकते हैं, पोषक कह सकते हैं, ऐसे बनाने का जो कार्य होता है वो मनुष्य के अंदर होता है। और द्वितीय कार्य जो है, दूसरा भाग जो है वो मच्छर के शरीर के अंदर होता है। मच्छर कौन सा होता है? मादा एनाफिलीज। ऐसा जीवन चक्र 2 अलग अलग जंतुओं में पूरा होता है। इसे द्विपोषदीय जीवन चक्र कहते हैं। इसमें मनुष्य प्रथम पोषक होता है, मच्छर द्वितीय पोषक होता है। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है क्या फर्स्ट होस्ट कौन है? मच्छर। जैसे ये पूछे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया में मनुष्य द्वितीय पोषक है या फर्स्ट है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? यहाँ से क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट बात ये लिख लें आप कि मनुष्य जो है मलेरिया का, प्लाज्मोडियम का प्रथम पोषक यानी फर्स्ट होस्ट है, और मच्छर जो है सेकंड होस्ट है। ये टीजीटी में भी पूछा गया है, कई बार एग्जामों में, कंपटीशन में भी पूछा गया है कि जब प्लाज्मोडियम बनता है तो मनुष्य जो है फर्स्ट होस्ट होता है, तो मच्छर जो है द्वितीय होस्ट होता है। इस प्रकार एनाफिलीज प्लाज्मोडियम को फैलाने वाली वाहक होती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम अलैंगिक जनन में होता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि मनुष्य को जब मच्छर काटेगा तो वो रेड ब्लड वेसल्स में जाएंगी, वहां पट्टिकाएं फटेंगी, वो अलैंगिक जनन के माध्यम से संपूर्ण शरीर में प्लाज्मोडियम की मात्रा को बढ़ा देता है। फिर क्या होता है? मच्छर जैसे ही दोबारा से उसको खाएगा या चूसेगा, वैसे ही क्या होता है? वो उसकी चोंच में लग जाता है। कौन? प्लाज्मोडियम। जैसे ही चोंच में लगता है, दोबारा से जैसे ही किसी व्यक्ति को काटता है तो वो क्या हो जाता है? वो मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। और मच्छर में लैंगिक जनन होता है। यह मनुष्य के लाल रुधिर कणिकाओं में होती है। जो मनुष्य के हैं, ये क्रिया जो होती रेड ब्लड वेसल्स में होती है, परंतु रुधिराणु में पहुंचने से पहले ये लीवर, यकृत जिसे बोलते हैं, यकृत की कोशिकाओं में परजीवी का व्यापक बहुगुणन होता है। अगर कोई ये पूछता है, जैसे मच्छर खाता है, वो रेड ब्लड में पहुंचती हैं, पहुंचने के बाद जैसे ही लीवर में पहुंचेंगी, वहां पर इसका बहुगुणन होगा, जिसकी संख्या काफी हद तक बढ़ जाती है। संख्या जैसे ही बढ़ेगी तो प्लाज्मोडियम की मात्रा भी बढ़ेगी। इसके उपचार के लिए आप कुनैन परिवार की क्लोरोक्वीन, हाइड्रोक्लोरोक्वीन मलेरिया के लिए सबसे सस्ती व प्रभावशाली दवा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक चित्र बनाया है, इस लाइफ साइकिल से समझिए कि जैसे ही मनुष्य को ये मच्छर काटता है, यहाँ पे देखिए काटता है, हाथ पे काटा, तो ये ब्लड में जैसे ही अंदर गया, फिर कहाँ पहुंचता है? लीवर में। लीवर कह सकते हैं या यकृत कह सकते हैं। यकृत में जैसे ही जाता है, फिर ये यहाँ से जैसे ही पहुंचा, फिर ये किस में पहुंचेगा? उसके लीवर में जैसे ही पहुंचता है तो वहां क्या हो जाता है? बहुगुणन हो जाता है। जिससे क्या बहुगुणन होगा? तो अलैंगिक जनन की क्रिया होगी, जिससे कि इसकी मात्रा, देखिए ये मात्रा बढ़ गई। अब ये बढ़ने के बाद ये पुट्टिकाएं जो हैं वो फट जाती हैं। ये सेल्स क्या हैं? ये रेड ब्लड आरबीसी
फट जाती हैं, फट जाती हैं। फिर इसमें क्या होगा, फटने के बाद ये सेल्स ये बने। अब यहाँ मच्छर दोबारा से काटेगा उस व्यक्ति को जो इससे पीड़ित है, पीड़ित है। खाने के बाद दोबारा से इसमें अलैंगिक जनन होता है। फिर ये मच्छर के अंदर की क्रिया है, दोबारा से डबल होस्ट में द्वितीय बात कर रहे हैं, ये डबल में खाएगा। फिर खाने के बाद क्या होगा, ये जब ये दोबारा से किसी, जैसे कि उसी मच्छर उसी को खाया व्यक्ति को, जिसमें ये सेल्स पहले से चले गए थे, जो प्लाज्मोडियम पहले था उसी को पुनः खाया। खाने के बाद नर और मादा में उसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन क्योंकि उसकी चोंच में लग जाता है। जब वो खाने के बाद अन्य दूसरे व्यक्ति को जैसे ही वो काटता है तो वो अन्य व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हो जाता है। पीड़ित होने के बाद उसके ब्लड में ये क्या है, परिपक्व संक्रमण अवस्था में से निकलकर मच्छर की लार ग्रंथियों में चले जाते हैं। क्या चले जाएंगे, परिपक्व होंगे। जब इसे दोबारा खाएगा तो उसकी लार ग्रंथियां जो चोंच घुसेड़ता है उसी में लगने के बाद जब वो दूसरे व्यक्ति को खाएगा तो मलेरिया फैलाने का कार्य करता है। इस तरीके से ये लाइफ साइकिल्स है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो मैं दोबारा बता सकता हूँ लाइफ साइकिल्स के बारे में। देखिए, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो है बहुत ही जटिल है और प्लाज्मोडियम दो जंतुओं में कह सकते हैं बनता है। पहला होस्ट जो है औषध है मनुष्य। जब मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो क्या है, प्लाज्मोडियम छोड़ता है। तो वो जैसे ही मच्छर काटेगा तो उसे छोड़ने के बाद वो तोड़ जाएगा। वो ब्लड के माध्यम से कहाँ, लीवर में पहुंचते हैं। लीवर में पहुंचने के बाद वो भाव खंडन की क्रिया करता है, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होने से वो बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन जाते हैं। बनने के बाद जब मनुष्य मच्छर पुनः उसे काटता है तो वो उसकी चोंच पर लग जाते हैं। कहाँ, उसके डंक में। डंक में लगने के बाद अब वो उसके अंदर चले जाते हैं और मच्छर के अंदर कैसी क्रिया होती है, लैंगिक जनन की क्रिया होती है, जिसमें नर और मादा प्लाज्मोडियम बनता है। वो मच्छर पुनः जब किसी को काटता है इस तरीके से काटने पर उसे मलेरिया हो जाता है। तो मच्छर का भाग कौन हुआ, मलेरिया। पहला पोषक कौन है, मनुष्य। दूसरा पोषक कौन है, मच्छर। यानी प्लाज्मोडियम दो जंतुओं में बनता है और इसका भाग कौन है, मच्छर। और कौन सा, मादा एनोफिलीज। तो ये थी जानकारी आपके पास मलेरिया की, और मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। इसके बाद आप अन्य बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। आप निमोनिया के बारे में तो अक्सर सुना होगा कि वो व्यक्ति निमोनिया से पीड़ित है, क्योंकि ये जो ज़्यादातर सर्दियों में आपको देखने को मिलती है और बच्चों और बुजुर्गों को कोई भी मौसम हो उसमें हो सकती है। तो आज हम जानेंगे कि निमोनिया का उपचार कैसे किया जा सकता है और निमोनिया होती कैसे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सामान्य जुकाम की तरफ। तो ये दोनों ही टॉपिक ऐसे हैं जो नाक और गले और फेफड़े से, वो सॉरी, सामान्य जुकाम फेफड़ों से संबंधित नहीं होता, वो गले और नाक से संबंधित होता है। निमोनिया जो है वो फेफड़ों तक, लंग्स तक से संबंधित होता है। इनमें इतना ही डिफरेंस है कि ये जो है फेफड़े, गले, नाक सब में सबको डिस्टर्ब करता है। ये जो गला, कंठ, तो ये फेफड़े को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, निमोनिया के बारे में। ये देखिए होता कैसे है, स्ट्रोपेटोकोकस निमोनी इसका नाम है जिससे ये फैलता। और हीमोफिल्स इफेल्यूएसी जैसे जीवाणु मानव में निमोनिया रोग के लिए उत्तरदायी है। ये समझ गए, एस्ट्रोपेट्रोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिल्स इफेलुएसी जो जीवाणु हैं
वो निमोनिया के लिए उत्तरदायी हैं, यानी ये जीवाणु ही निमोनिया को करते हैं मनुष्य में। इस रोग में लंग्स यानी फेफड़े की वायु कोष्ठ यानी सांस जब लेते हैं तो फेफड़ों का डायग्राम देखा होगा आपने, इसके माध्यम से आपने देखा होगा ये जाल बिना होता है, देखा होगा, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अक्सर देखा होगा। ये क्या होता है, लंग्स में वायु कोष्ठ होते हैं जो कि O2 CO2 निकालने और O2 को लाने का कार्य करते हैं। वो वायु कोष्ठ जो है वो संक्रमित हो जाते हैं, यानी ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं ये संक्रमित हो जाते हैं किसमें, निमोनिया में। संक्रमण के फलस्वरूप वायु कोष्ठ में तरल भर जाता है, इनमें एक पानी की तरह एक तरल जो होता है वो भर जाता है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है और ये अगर पीड़ा अधिक भयंकर है तो लोग की मौतें तक हो जाती हैं। जैसे कि कोविड-19 जो चला उसमें क्या समस्या आई, उसमें निमोनिया के ही लक्षण देखे गए, जिसमें लोगों के लंग्स एक्सरे में नहीं आते थे और वायु कोष्ठ पूरे रूप से पानी भर जाता था और लोगों की मौत हो जाती थी। लेकिन इसका कोई स्थायी इलाज न होने के कारण लोगों ने बहुत सी हाइड्रोक्लोरोक्विन की गोली खाई और बहुत ही त्रसी, बहुत से लोग मारे गए, जिन्होंने अपनों को खोया है वो पीड़ा इस चीज़ की समझते हैं। ये निमोनिया की तरह ही कोविड-19 था जिसने कि हमारे देश में वो विदेशों में तबाही का मंजर दिखाया लोगों को। इसलिए सभी लोग अपने स्वास्थ्य की को ध्यान में रखते हुए सही से रहें। देखिए वायु कोष्ठ में क्या है, तरल भर जाता है जिससे सांस लेने में गंभीर समस्या होती है, सांस नहीं आती है। क्या होता है जब निमोनिया होती है, जो वो वायु कोष्ठ होते हैं उसमें क्या, जब पानी जैसा तरल पदार्थ भर जाता है तो सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। इसके लक्षण कैसे पता चलेंगे, भाई हमें निमोनिया हो गया तो इसमें बुखार आता है, ठिठुरन, ठंड लगती है, खांसी, सिर दर्द आदि निमोनिया के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में जब किसी व्यक्ति को गंभीर मामले में होती है, होठ, हाथ की उंगलियां जो नाखून का रंग धूसर से लेकर नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है, क्योंकि सांस जब जाएगी नहीं, क्योंकि हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है। जब सांस ही नहीं पहुंचेगी तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, उससे क्या होगा, उंगलियां धूसर से नीली पड़ जाती हैं और लोगों की मौत तक हो सकती है। ये तो लक्षण है, इसमें क्या होगा, सिर दर्द होगा, खांसी आएगी, सांस लेने में तकलीफ होगी। अब इसका संचरण कैसे होता है, एक लोगों से दूसरे लोगों में इसका संचरण कैसे होता है वो देखिए। स्वस्थ मनुष्य को संक्रमण किसी संक्रमण व्यक्ति के द्वारा छोड़े गए बिंदुओं अथवा एयरोसॉल सांस द्वारा अंदर लेने से संक्रमण होता है। संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन इस्तेमाल करने से हो जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति संक्रमित है तो उसके जो छींकता है तो उसके कुछ एयरोसॉल, जैसे कि सांस, एयरोसॉल का मतलब होता है वायुमंडल, उसके छींके गए द्वारा या उसके बर्तन से खाए हुए के द्वारा हमने अगर स्वस्थ व्यक्ति ने सेवन कर लिया तो वो भी पीड़ित हो जाता है। कौन हो जाता है, जो सही व्यक्ति है, यानी जो उस निमोनिया से पीड़ित नहीं है वो भी कैसा हो जाता है, जो संक्रमित हो जाता है। इसका उपचार क्या है, एंटीबायोटिक के द्वारा इसका उपचार किया जाता है। किसी को दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए क्या कोई दिक्कत है। पहली बात तो इसे समझिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे सामान्य जुकाम। क्या आपने देखा कि छींक आई, जुकाम चालू, तो ये सर्दी में भी होता है, गर्मी में भी होता है, कौन से भी मौसम में आपको हो सकता है। सामान्य जुकाम, नॉर्मल कोल्ड। देखिए बहुत से विषाणु भी मानव में रोग का कारक होते हैं। विषाणुओं
विषाणुओं में ऐसा विषाणुओं में ऐसा ही एक समूह राइनो वायरस, क्या है, राइनो एक वायरस है, वायरस का है जो मानव में सबसे ज्यादा संक्रामक रोग सामान्य जुकाम करता है, सामान्य जुकाम करता, संक्रमण से सामान्य जुकाम करता है। कौन, राइनो वायरस एक ऐसा वायरस है वायरस है जो सामान्य जुकाम को करने का कार्य करता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमित करता है। ये नाक श्वास पथ को संक्रमित करते हैं लेकिन फेफड़ों को नहीं। ये सिर्फ नाक को संक्रमित करता है, श्वास पथ को संक्रमित करता है, लेकिन फेफड़ों को ये संक्रमित नहीं करता। इसके लक्षण नासीय संकुलता, कंठद्वार, स्वर क्षमता, फटी आवाज, खांसी, सिरदर्द, इसके जो है वो लक्षण हैं। इसमें कंठद्वार जो भरभराहट आएगा, फटी आवाज आएगी, खांसी, सिरदर्द आदि शामिल है। ये 3 से 7 दिन तक रहते हैं। इसके संक्रमित व्यक्ति की खांसी या छींकों से निकले बिंदुक जब स्वस्थ व्यक्ति द्वारा सांस लेने पर अंदर जाते हैं उसे भी संक्रमित कर देते हैं। ये क्या करेंगे भाई, ये तो सामान्य जुकाम जो है राइनो वायरस के द्वारा होता है, और नाक, गला, कंठद्वार ये संक्रमित होते हैं। आवाज गड़बड़ हो जाती है, जैसे आवाज हल्की हो जाएगी, खांसी आएगी, सिर दर्द होगा, और ये जो कोल्ड जो है 3 से 7 दिनों तक चलता है। और अगर हम छींकते हैं, हमारे बिंदु या मुंह से निकली हुई छींक के द्वारा जो भी पदार्थ निकलता है वो वायुमंडल में फैल जाएगा। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसके संपर्क में आता है तो वो भी सामान्य जुकाम से पीड़ित हो जाता है। इसलिए हम लोगों को जो पीड़ित है उसे मास्क लगाना चाहिए, और कोई अगर किसी को परेशानी है तो उसे भी मास्क लगाना चाहिए। तो आज के तो जो टॉपिक थे मलेरिया, निमोनिया और सामान्य जुकाम के बारे में पढ़ा आपने। तो आपको ये टॉपिक कैसे लगे, अच्छे लगे, कमेंट करके बताइए, और लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए क्लास यहीं बंद होती है। नमस्कार।